नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों जगदीप धनखड़ ने आखिर ऐसा क्यों किया? ये सवाल पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर मॉनसून सत्र के पहले दिन के ख़त्म होते होते आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन रहे जगदीप धनखड़ साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और वो भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, जो भी थोड़े वक्त के लिए चली राज्यसभा की कार्यवाही, उस कार्यवाही में जगदीप धनखड़ जी ने जिस तरह सदन का संचालन किया वो सबने देखा, और कहीं से भी वो अस्वस्थ नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने धनखड़ साहब को अपने पद को छोड़ने पर विवश कर दिया? क्या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची? क्या उन पर कोई दबाव डाला गया? ये सवाल सबके जहन में हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी भूचाल आ गया है। लोग सोच रहे हैं कि अचानक कहाँ संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कई मुद्दों पर सवालों की एकदम बहुत तीर लिए तैयार था कि सरकार चर्चा तो कराए, हम तीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच अचानक धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी? वैसे देखा जाए, धनखड़ साहब ने अपने इस्तीफे में जो उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को लिखा है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं, जो पूरे दिन भर धनखड़ साहब इतनी ऊर्जा से, इतनी सक्रियता से सदन का संचालन कर रहे थे, वो शाम होते होते उन्हें स्वास्थ्य कारणों के नाम पर अपने पद को छोड़ने की नौबत क्यों आई? जो खबरें आ रही हैं कि वो अब तो राज्यसभा में विदाई भाषण तक नहीं देंगे। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने इसे सूचित किया सदन के सदस्यों को। राष्ट्रपति ने आज उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्हें अपने उत्तम स्वास्थ्य की उनकी कामना की। लेकिन लोग मान रहे हैं, राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। ये एक तूफान के पहले की चेतावनी है। आगे बहुत कुछ घटित होने वाला है। एक तरफ मोदी सरकार, जहां संसद में विपक्ष के सवालों से घिरी है, शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है। विपक्ष पहलगाम, ट्रंप, एसआईआर जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने को तुला हुआ है। विपक्ष बेहद आक्रामक है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। और सरकार ये बयान तो दे रही है कि वो हर मुद्दे पर संसद के भीतर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन सदन में ऐसा हो पाए, वो होता दिख नहीं रहा है। हालांकि पहलगाम के मुद्दे पर 25 घंटे चर्चा कराने की बात हो गई है। वक्त तय हो गया है, तारीख का तय होना बाकी है, क्योंकि पीएम मोदी कल विदेश जा रहे हैं। उनके और विपक्ष की मांग है कि चूंकि ये मसला अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ा है, इसलिए पीएम मोदी भी इसमें शामिल रहें और अपनी ज़बानी देश का पक्ष संसद के पटल पर रखें। और इसमें कोई बुराई नहीं है। पीएम मोदी को अपनी बात देश के सामने रखनी चाहिए। भले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हों, लेकिन चुनावी रैलियों में सब कुछ बोलते हैं। तो फिर सदन के पटल पर बोलने में ऐसी क्या दिक्कत है? सदन की अपनी गंभीरता है, और मॉनसून सत्र जब चल रहा है तो इसमें सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। ये मामला कल तक था। शाम रात होते होते धनखड़ साहब के इस्तीफे की खबर आ गई। माना जा रहा है कि कल राज्यसभा में जिस तरह जेपी नड्डा साहब ने कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, शायद उससे वो आहत हुए हों। माना जा रहा है कि जिस तरह न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की तैयारी थी, और उसमें उस प्रस्ताव को उन्होंने, कांग्रेस के और विपक्ष के प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी, उनका ये कदम, उनकी अति सक्रियता भी, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये सरकार को पसंद नहीं आए। और दिलचस्प ये है कि कल तक कांग्रेस जो उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव तक लेकर आ चुकी थी, पूरा विपक्ष राज्यसभा में ले आया था, अब उनके इस्तीफे के बाद उनके सुर बदल गए हैं।
कांग्रेस इस पर सरकार के रुख का वो कह रही है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। अब देखना होगा कि क्या होगा। उनका रवैया, उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो एकदम सॉफ्ट हैं। और उपराष्ट्रपति रहे धनखड़ साहब का रवैया भी संसद के पटल पर विपक्ष के प्रति बहुत सॉफ्ट दिख रहा था। एक तो उन्होंने न्यायमूर्ति के महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसे लेकर उन्होंने अनुमति दी। दूसरी तरफ उन्होंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके जन्मदिन पर उन्हें पूरी बात रखने का मौका दिया। लोकसभा में तो राहुल गांधी अपनी बात तक नहीं कह पाए और राहुल गांधी को कहना पड़ा कि भाई हमें तो लगता है बोलने की मनाही हो गई है। मैं नेता विपक्ष हूँ लेकिन अपनी बात नहीं रख पाता हूँ। हालांकि बीजेपी ने जमकर इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो अलग बात है। नड्डा साहब ने भी आज प्रतिक्रिया दी है कि कल जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वो विपक्ष के सांसदों के लिए था, चेयर की तरफ उनका इशारा नहीं था। जब नड्डा साहब ये बात कह रहे थे, धनखड़ साहब चुपचाप सुन रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ है 4 घंटे में, 5 घंटे में? क्योंकि कल जब धनखड़ साहब ने एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो उसमें भी नड्डा, जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू शामिल नहीं हुए थे। तो क्या बात है पर्दे के पीछे, उसका सामने आना बाकी है। लेकिन धनखड़ साहब का इस्तीफा एक सियासी तूफान का अंदेशा ज़रूर जगा गया है। हाल के दिनों में देखें तो जिस तरह संघ प्रमुख ने रिटायरमेंट को लेकर चर्चा की, 75 वर्ष के लेकर, सबने कयास लगाया कि उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ है। अमित शाह जी ने तो अपने रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे उसका भी जिक्र किया एक कार्यक्रम में। लेकिन धनखड़ साहब ऐसा कर गुजरेंगे इसका अंदेशा ना तो पक्ष को था, पक्ष को हो या ना हो, विपक्ष को तो कतई नहीं था, और एक सरप्राइज की तरह ये सामने आया। और दोस्तों, हाल फिलहाल धनखड़ साहब ने कई ऐसे बयान भी दिए थे जो एक सियासी मिसाइल की तरफ साबित हुआ। उन्होंने कुछ दिनों पहले, पिछले साल दिसंबर में, उन्होंने सरकार से पूछा था कि मेरे किसान परेशान क्यों हैं, मेरे किसानों से किया गया वादा सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया। जाहिर है मोदी सरकार के लिए ये चोट की तरह था। इससे पहले उन्होंने ये सवाल उठाए थे जो उनके विवादास्पद बयान रहे कि सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाना भारत के न्यायिक तंत्र को कमज़ोर करता है। ये उनके बयान थे। कांग्रेस ने उस वक्त आरोप लगाया था कि धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति की तरह नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। उन्होंने जब उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, उन्होंने कहा था कि कुछ विश्वविद्यालय देश विरोधी विचारधाराओं की शरणस्थली बन गए हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर भी तंज किया था। अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यायपालिका के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल बताया था और ये कहा था कि 24 घंटे न्यायपालिका के पास ये मिसाइल उपलब्ध रहता है। जाहिर है धनखड़ साहब के कुछ बयान विवादास्पद रहे। उनके रवैये को लेकर विपक्ष के सांसदों ने सवाल उठाए। देश के इतिहास में वो पहले उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव लाया। हालांकि ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। देश के इतिहास में वो तीसरे उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और दिलचस्प तो यह है दोस्तों कि कुछ ही वक्त पहले उन्होंने, कुछ ही दिनों की बात है, इसी महीने उन्होंने कहा था कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था और अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं सही वक्त पर रिटायर होऊंगा और कार्यकाल पूरा करूंगा जो अगस्त 2027 तक है। आखिर इतनी बातों के बाद अचानक उनका इस्तीफा खलता है। वो बता रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ सही नहीं है और ये भी बता रहा है कि बीजेपी के लिए फ़िलहाल या सरकार के लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई मुश्किलों से वो घिरी हुई है और लोग अब ये भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति ना बना दिया जाए। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि राजनाथ सिंह ना बन जाए। और मेरा ये मानना है कि कहीं जिस अंदाज में जेपी नड्डा साहब ने ये कहा, कहीं नड्डा साहब को ना उपराष्ट्रपति बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। ये वक्त ऐसा है जब बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है और सबकी निगाहें हैं कि बीजेपी अपने अध्यक्ष पद पर किसे बिठाती है, किसका चुनाव करती है। क्या 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी रिटायर होते हैं या ऐसी बात
जो मार्गदर्शक मंडल में उन्होंने भेजने का फैसला औरों के लिए सुनाया था, क्या उस पर वो अमल करते हैं? हालांकि इसकी संभावना अब बहुत कम है। तो अंदर खाने क्या बदलाव होंगे, क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इस पर बात हो रही है। हालांकि एक जो बात यह है कि धनखड़ साहब का मामला बीजेपी के लिए कुछ ऐसी आशंका है और ऐसे लोग बता रहे हैं कि कुछ सत्यपाल मलिक की तरह का होता जा रहा है। धनखड़ साहब बीजेपी के नहीं थे, जनता दल से उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। चौधरी देवीलाल उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने अलग वो कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, के मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे। शायद संसदीय कार्य मंत्री वो बनाए गए थे। हाँ, उस दौरान राज्य मंत्री थे 1990-91 के दौरान। और 91 में धनखड़ साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए 2003 में और उसके बाद से वो बीजेपी में रहे। और बंगाल में जब उनका कार्यकाल गवर्नर के रूप में था, वो भी खासा विवादास्पद रहा था। ममता सरकार से उनके तेवर टकराने वाले तेवर बने रहे थे और बंगाल से राज्यपाल के बाद ही उन्हें ये देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करने का मौका मिला। अब खबरें जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि धनखड़ साहब ने, सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं और जो चल रहा है कि धनखड़ साहब अब राज्यसभा वापस नहीं लौटेंगे, ना ही कोई वो विदाई भाषण देंगे। हालांकि उनके कई बयान सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने जमकर बैटिंग की, जो विपक्ष को नागवार गुजरा। बहुत सारी बातें, जब वो सेकुलरिज्म, संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो शब्द हैं उसे उन्होंने जोड़े जाने को नासूर करार दिया था, तो कई बातें उनकी विपक्ष को चुभती रही। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो विपक्ष सॉफ्ट नज़र आ रहा है और बीजेपी खामोश है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अरे भाई, सेहत की बात है, सेहत कभी भी किसी की खराब हो सकती है। अब सेहत खराब होगी और स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? अब आप भी सोचिए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। धन्यवाद बहुत।